गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन नए साल के उपलक्ष्य में मैं आप सब लोग को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नया साल पिछले साल से भी बेहतर जाए। आप सब लोग को पता है दोस्तों, पिछले साल स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, नए साल के उपलक्ष्य में मैं आप सब लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खास सेक्टर्स पे और इंडस्ट्रीज पे जो मुझे लगता है कि FY26 में बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में बेसिक डिटेल्स चेकआउट कराऊंगा। मेनली हम चेकआउट करेंगे कि इन कंपनीज के वैल्यूएशन कैसे दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए एक और चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि वो कंपनीज मैंने डिस्कस किए हैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर और अपनी मेंबर्स ओनली वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप लोग को उन खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के डिटेल एनालिसिस को चेकआउट करना है या आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उन कंपनीज के बारे में, तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे जो दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा, या आप मेरा ईमेल एड्रेस हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे दो एडवांटेजेस और मिलेंगी आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पहली एडवांटेज होगी दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की। सेकंड एडवांटेज ये है कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपके लिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा मेंबरशिप का टैब। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, लेकिन ये वीडियोस एक्सक्लूसिवली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एग्जाम्पल के रूप में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए 2 दिनों पहले इंडिया की एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आने वाले एक आध दिनों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको मेंबरशिप ऐप के अंदर पुरानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैंने स्पेशली यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की हैं। लेकिन आज का एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनी के एनालिसिस पे। और आज के दिन भी हम किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो ये तो दोस्तों कुछ खास डिटेल थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो आज के दिन दोस्तों हमने 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट किया है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों, करंटली इंडिया की शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। यहाँ पे इंडिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर है जो, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल और डिफेंस वेसल्स। तो आप कह सकते हैं ब्रॉडर रूप से यहाँ पे जो कंपनी है इस सेक्टर के अंदर काम करती है, वो शिप बिल्डिंग का भी काम करती है और डिफेंस के सेगमेंट पे भी कंट्रीब्यूट करती हैं। रिसेंटली दोस्तों हमें शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिला है। ये ड्रिवन है यहाँ पे बैक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जो यहाँ पे आपको करीबन 25,000 करोड़ का दिखेगा बजट 2025 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब्सिडीज भी दी गई हैं डोमेस्टिक यार्ड्स को इंडिया के। रिसेंट यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंसेज देखें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी शार्पली यहाँ पे आपको ग्रो करती हुई दिखी है। इसके वैल्यूएशन 2022 में 90 मिलियन के आसपास के थे और करंटली ये 1.12 बिलियन के पहुंच चुके हैं 2025 में। तो 3 सालों के अंदर दोस्तों आपको 10 टाइम्स ये इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखें इस इंडस्ट्री की, तो आपको करंटली यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलेगा कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ इसकी हो सकती है करीबन $8 बिलियन के आसपास की बाय 2032। तो ये इंप्लाई कर रहा है दोस्तों जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा यानी CAGR, ये आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली 60% का। और इस ग्रोथ की स्टार्टिंग का बेस लिया गया है 2025। तो करंटली दोस्तों जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये आपको 2032 तक $8 बिलियन की जाती दिख सकती है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जानना। यहाँ पे काफ़ी एम्बिशियस ट्रेजेक्टरी है दोस्तों, लेकिन ये सपोर्टेड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा। और इंडिया भी रैंक कर रहा है दोस्तों टॉप 10 ग्लोबल शिप बिल्डर्स के अंदर। इंडिया का एम है यहाँ पे टॉप 5 के अंदर आना 2047 तक। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों डिफेंस के अंदर भी गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो कंपनीज काम करती हैं वो दोनों इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करती हैं, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री में भी और डिफेंस सेक्टर की तरफ को भी। तो यहाँ पे डिफेंस के अंदर भी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा फोकस है। तो आप कह सकते हैं मेजर ड्राइवर है नेवल शिप बिल्डिंग के अंदर विद ओवर 60 वॉरशिप अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों 60 वॉरशिप अभी कंस्ट्रक्ट होने वाली है इंडिया में फ्यूचर में। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है इसके अंदर काफ़ी नया बूम आता हुआ दिख रहा है आपको। इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेंगी जिनका यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। इसके अंदर इंक्लूडेड है डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यहाँ पे जो नेवल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन है दोस्तों इंडिया की करंटली ये एक्सीड करके हो चुकी है 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ की, और ये है ब्लास्टेड बाय 697 बिलियन शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट पैकेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का, करंटली कैसे ग्रो की है इंडस्ट्री और यहाँ पे फ्यूचर में आपको किस हिसाब से ग्रो करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे कृष्णा डिफेंस। आप सब लोग को पता होना चाहिए ये कंपनी मैंने आपके लिए पहले भी कवर की थी। मैंने इस कंपनी का आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पहले भी अपने मेन चैनल पे पोस्ट किया है, तो आप डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको खाली कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराऊंगा। तो कंपनी की दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग की कंपनीज है या आप कह सकते हैं शिप यार्ड्स हैं, उन सबको ये कंपनी सप्लाई करती है। चाहे वो गार्डन रीच हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया या मजगांव डॉक हो गया, सब करंटली कृष्णा डिफेंस के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की रिसेंटली 30 दिसंबर को एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड के अंदर लिस्टिंग हुई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1208 करोड़ की है, तो अभी भी दोस्तों काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे स्टॉक का पी 44.8 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आपको 61.4 का दिखेगा। तो दोस्तों शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है जो हायर पी कमांड करती है, तो इंडस्ट्री का एवरेज पी आपको 61.4 के आसपास का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री की एवरेज से करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है ये आपको कम दिख रहा है काफ़ी 44.8 का। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है 57.7% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 107% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0 का दिखेगा, यानी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो ये आज की हमारी पहली कंपनी है। अब हम चेकआउट करते हैं इसी सेगमेंट की दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी को। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी AFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप करेंटली 1153 करोड़ की है। ये कंपनी का पी रेशियो आपको 39.8 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी आपको 61.4 का दिखेगा। तो ये कंपनी दोस्तों बाकी कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एक एसएमई कंपनी है। यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 45.8% की है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 45.3% की है। इसका भी दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। इसमें भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के और ओवरहॉल करने के और साथ में रिपेयर और मेंटेनेंस करने के, शिपबोर्ड मशीनरी की, कॉम्बैट सिस्टम्स की, डिफरेंस सिस्टम्स की, टेस्ट फैसिलिटीज़ की। इसके अंदर आपको न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखेंगे, स्पेशली फॉर सबमरीन्स और सरफेस शिप्स फॉर इंडियन नेवी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर की। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। दोस्तों यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इस सब का तो आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसकी मार्केट कैप आपको दिखेगी 27,000 करोड़ की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। इसका पी रेशियो 45.4 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी आपको 61.4 का दिखेगा। तो ये भी दोस्तों जो इंडस्ट्री के एवरेज पी है उससे आपको इसके वैल्यूएशंस कम दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 42.5% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 42% की। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.01 का दिख रहा है। तो यहाँ पे भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंटली दोस्तों कंपनी का जो मेजर सेगमेंट है इस टाइम पे शिप बिल्डिंग का है। 89% कंपनी का रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। आप कह सकते हैं कि प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की, जो करंटली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो आप कह सकते हैं कि PSU है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी इस सेगमेंट में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये लीडिंग शिपयार्ड है इंडिया का करंटली। इसकी मार्केट कैप आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी 1 लाख करोड़ की। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 का है। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री का पी आपको 42.6 का दिखेगा। ये प्योरली कंपनी का किस टाइम पे शिप बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 25.9% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 57.3% की।
इसके अंदर भी कोई डेट नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का दिखेगा आपको। तो ये कंपनी दोस्तों मुंबई में बेस्ड है, ये प्रोमिनेंट शिपयार्ड कंपनी है इंडिया की। इनिशियली दोस्तों ये स्मॉल ड्राई डॉक थी, लेकिन यहाँ पे इसने इवॉल्व किया अपने को और करंटली बन चुकी है काफ़ी रिनाउंड शिप बिल्डिंग कंपनी इंडिया के अंदर। इसने अभी तक दोस्तों कंस्ट्रक्ट किया है 801 वेसल्स सिंस 1960, इंक्लूडिंग वॉरशिप्स, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप्स और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको सबसे पहला यहाँ पे इंडस्ट्री को चेकआउट कराया और साथ में हमने 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज देखी जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में। आज की दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री, यानी पीईबी इंडस्ट्री। आप सब लोगों ने देखा होगा दोस्तों पिछले कुछ टाइम से पीईबी इंडस्ट्री में काफ़ी फास्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ कैसी दिख रही है। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है इस इंडस्ट्री में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। करंटली जो मार्केट साइज है ये रीच कर चुका है 2025 में इस इंडस्ट्री का US बिलियन डॉलर में $2.3 बिलियन का। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों ये मार्केट ग्रो करके हो जाने वाली है करीबन $6.5 बिलियन की बाय 2034। तो ये आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आती हुई दिखेगी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.4% का। ये IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार सारे आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अदर फोरकास्ट सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रह सकता है 9.5 से 13.5% के बीच का थ्रू 2030। तो ये मार्केट दोस्तों करंटली भी एक्सपेंड करी है लगातार। करंटली मार्केट 21,000 करोड़ की है, यानी अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन की इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये मार्केट आपको एक्सपेंड होकर 34,500 करोड़ की होती दिख सकती है बाय 2030। यहाँ पे हिस्टोरिकल दोस्तों जो ग्रोथ है वो अबाउट 8.3% है। तो आप लोग कह सकते हैं 8.3% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से FY19 से 25 के बीच में ये इंडस्ट्री ग्रो की है। और फ्यूचर के प्रोजेक्शन दोस्तों इसकी ग्रोथ को और भी आगे रखते हैं। फ्यूचर के अगर आप प्रोजेक्शन देखें ऑन एवरेज 9.5 से लेकर 10.5% की ग्रोथ हो सकती है इस कंपनी में आने वाले 5 सालों में। ये फिगर दोस्तों रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया की पोजीशन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीबी मार्केट ग्लोबल लेवल पे। ये ड्रिवन है बाय इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखते हैं की फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं इस ग्रोथ को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग बूम। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जैसे मेक इन इंडिया जैसे या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जिसे आप PLI स्कीम्स कह सकते हैं, ये सब अट्रैक्ट कर रही हैं इस टाइम पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे करीब 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है PLI स्कीम के थ्रू 2024 में, जिसने बूस्ट किया है यहाँ पे डिमांड को फॉर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल शेड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो इंडस्ट्री दोस्तों अलग अलग सेगमेंट्स को सर्व करती है। यहाँ पे इंडस्ट्री सर्व करती है ऑटोमोटिव को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी EVs की इंडस्ट्री को, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से इनके लिए सेटअप बनाती है और स्केलेबल स्ट्रक्चर्स तैयार करती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का ई-कॉमर्स और वेयर हाउस का सर्च। तो करंटली हमें काफ़ी एक्सप्लोसिव ग्रोथ आती हुई दिख रही है ऑनलाइन रिटेल के अंदर, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स हो गए, इन सब के अंदर ग्रोथ आ रही है। और इसके कारण यहाँ पे वेयर हाउस का काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया के अंदर दोस्तों जो वेयर हाउसिंग का एब्जॉर्प्शन था ये आपको 64.5 मिलियन स्क्वायर फीट का दिखेगा इन 2024, जो अब था 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ रही है इंडिया में। और डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे जो PEB कंपनीज है इसकी बेनिफिशियरी हो रही हैं, क्योंकि PEB दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चॉइस होती हैं लॉन्ग क्लियर स्पेंस के चलते और रैपिड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यहाँ पे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं सच एज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और स्मार्ट सिटी मिशन, साथ में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और गति शक्ति प्लान है, ये सब ड्राइव कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट के हो गए, मेट्रो स्टेशन के हो गए, लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, कमर्शियल स्पेसिस हो गई। तो PEB दोस्तों यहाँ पे एनेबल करती है इन सारे प्रोजेक्ट्स को देने के लिए फास्टर प्रोजेक्ट टाइमलाइन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है और कॉस्ट इफेक्टिव एडवांटेज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया करंटली काफ़ी रैपिडली अर्बनाइजेशन कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे डिमांड में फॉर अफोर्डेबल क्विक बिल्डिंग सोल्यूशंस। तो PEB ऑफर करता है दोस्तों 30 to 50% फास्टर कंस्ट्रक्शन, और वो भी लोअर कॉस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर का कॉस्ट है, वेस्ट होती है जो, ये सब भी कम होती है, टाइम भी कम लगता है। इसके साथ ही प्रोवाइड करता है यहाँ पे डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, और ये बनाता है अट्रैक्टिव इन सारे इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस को। यहाँ पे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। करंटली यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपको। ग्रोथ में फोकस है ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर, जैसे सोलर इंटीग्रेशन हो रहा है और बैटरी इंसुलेशन हो रहा है। साथ में जो रिसाइकलेबल स्टील है ये भी अलाइन कर रहा है यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ। इनोवेशन लाइक BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और साथ में AI ड्रिवन डिज़ाइन,
और यहाँ पे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एनहांस कर रहे हैं एफिशिएंसी को और इसकी अपील को। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों पीईबी सेक्टर बेनिफिट कर रहा है इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से, और यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है प्रेफरेंसेज में टुवर्ड्स एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन। और अभी इंडिया के अंदर दोस्तों पेनिट्रेशन काफ़ी कम है पीईबी का। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन काफ़ी फास्ट स्पीड से होता हुआ दिखेगा, वेयर हाउसेस के द्वारा भी और इमर्जिंग कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस के थ्रू भी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहली इंडस्ट्री के बारे में बताया था, अगर आपको पर्टिकुलरली पीईबी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है तो मैंने इस इंडस्ट्री के ऊपर एक कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। 4-5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को मैंने उसमें कंपेयर कर रखा है अलग अलग इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आंकड़ों के बेसिस पे। इसके अलावा मैंने ओवरऑल भी पीईबी इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल इंडस्ट्री एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, तो आप सब लोग वो वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आप लोग के लिए एक और इंपॉर्टेंट डिटेल जानना जरूरी है। यहाँ पे नए आंकड़े आए हैं कुछ एज ऑफ दिसंबर 31, 2025, जो यहाँ पे इंडेक्स है दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जिसे आप IIP कह सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यहाँ पे सितंबर 2025 में जो ओवरऑल IIP ग्रोथ देखने को मिली थी दोस्तों, इसका रेट स्टैंड करता है 4% के आसपास। लेकिन आपको ये देखना है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये लीड कर रहा है करंटली विद रोबस्ट 4.8% ग्रोथ, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर ही आपको पीईबी इंडस्ट्री दिखेगी। तो ये आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं दोस्तों जो इस टाइप पे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है इसके अंदर आपको सडनली ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और इसका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपको आने वाले महीनों में पीईबी सेक्टर के अंदर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, इसके अंदर मॉडस्ट 3.1% का इंक्रीज हुआ है। माइनिंग सेक्टर के अंदर आपको माइन्यूट सा डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो बेसिक मेटल्स की, इसमें 12% का इंक्रीज आया है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम की, इसमें 5% का इंक्रीज आया है। साथ में दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोटर व्हीकल्स की और ट्रेलर्स की, और साथ में सेमी ट्रेलर्स की, इसके अंदर 9.8% का इंक्रीज आया है। तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर, लेकिन हमारा स्पेशली यहाँ पे फोकस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिमांड और यहाँ पे ग्रोथ होती दिख रही है 4.8% के आसपास की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पीईबी सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को। तो इन कंपनीज के ऊपर दोस्तों मैंने आप लोग के लिए इंडिविजुअल डिटेल एनालिसिस की वीडियोस भी बना रखी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे इन कंपनीज के बारे में। तो पहली आज की हमारी कंपनी है इंटरआर्च बिल्डिंग एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप है 3871 करोड़ की, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 30.4 का है, इंडस्ट्री का पी आपको 18.2 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली जो कंपनी का पी रेशियो है थोड़ा हायर साइड को दिखता है, लेकिन यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है आपको पीईबी सेक्टर में री रेटिंग होती दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ इसकी 20.3% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 84.8% की है। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है यहाँ पे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग स्टैम्प पे प्लेयर है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के अंदर इंडिया में, और साथ में कंपनी प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रही है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है जो इंटरआर्च थी पहली कंपनी जो मैंने आपको चेकआउट कराई, उसका बिजनेस 100% यहाँ पे आता है पीईबी सेगमेंट से। लेकिन यहाँ पे कंपनी पीईबी के अलावा प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रही है, तो आपको इसके ज़्यादा सेगमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 2700 करोड़ की है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 36.4 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 32.9 का दिखेगा आपको। ये भी एवरेज इंडस्ट्री के पी से आपको वैल्यूएशन हायर दिख रहे हैं इसके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 36% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 48% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी दोस्तों अंडर कंट्रोल है, 0.32 का है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पीईबी इंडस्ट्री के अंदर ईपैक प्रीफैब सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है इस इंडस्ट्री में पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे प्लेयर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। इस कंपनी का 50% के आसपास का बिजनेस आता है पीईबी इंडस्ट्री से, और 50% का बिजनेस आता है इसका डिफरेंट तरह के प्रिसीजन इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट से। इसके अंदर कंपनी काफ़ी डिफरेंट सिस्टम्स बनाती है, हाइड्रोलिक्स के अंदर काम करती है। और दोस्तों जो कंपनी का सेकंड बिजनेस है जहाँ से इसका 50% रेवेन्यू आ रहा है, उसमें मेनली ऑटो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं बाकी कंपनीज के मुकाबले एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। इसकी मार्केट कैप 2666 करोड़ की है, तो आप कह सकते हैं ये इस टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 20.4 का है, इंडस्ट्री का पी आपको 32.9 का दिखेगा। करंटली दोस्तों सबसे चीप कंपनी आपको यही दिखेगी पीईबी इंडस्ट्री के अंदर, इसका पी रेशियो 20.4 का है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.9 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.5% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 41.9% की है।
यहाँ पे करंटली इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी अंडर कंट्रोल है, 0.93 का है। तो ये आज की दोस्तों हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनी थी पीईबी सेक्टर के अंदर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेक्टर को या अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री है इंडिया की ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री, स्पेशली कंपोनेंट्स की। तो एज ऑफ 2025 दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होती दिख रही है। आप कह सकते हैं एक तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली इंडस्ट्री ग्रो करके हो चुकी है 80.2 बिलियन यूएस डॉलर की, और यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें FY20 से FY25 में, तो आपको इस सेक्टर नियरली डबल होता हुआ दिखा है साइज में। यहाँ पे आपको इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखा है करीबन 14% का। लॉन्ग टर्म का अगर आप प्रोजेक्शन देखें इस इंडस्ट्री के, ये इंडिकेट करते हैं सस्टेन ग्रोथ। यहाँ पे आपको इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट करीबन 10.6% का दिख सकता है FY25 से FY29 के बीच में, और ये ड्रिवन होगा बाय डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स दोस्तों इंडिकेट करी हैं कि ये सेक्टर आपको रीच करता दिख सकता है 145 से 200 बिलियन के आसपास की वैल्यू बाय 2030, क्योंकि कंटिन्यूसली से सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव्स का और ग्लोबल पोजिशनिंग का। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन इस ग्रोथ के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑटोमोटिव की डिमांड का। यहाँ पे इंडिया की जो व्हीकल प्रोडक्शन है दोस्तों, ये हिट कर चुका है रिकॉर्ड हाई 31 मिलियन यूनिट का FY25 में। ये फ्यूल्ड है यहाँ पे बाय राइजिंग मिडिल क्लास इनकम, साथ में अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दोस्तों यहाँ पे जो 2 व्हीलर के सेगमेंट है, इसमें आपको सबसे फास्ट और रोबस्ट ग्रोथ आती दिख रही है 9% की। यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल है ये भी डोमिनेट कर रहा है, इसके अंदर भी डिमांड आपको इंक्रीज होती दिख रही है, स्पेशली फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को यानी OEMs को। यहाँ पे ग्रो किए हैं करीबन 10% के आसपास FY25 में। राइजिंग एक्सपोर्ट और ग्लोबल दोस्तों जो सप्लाई चेन शिफ्ट है, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से की फैक्टर बना हुआ है यहाँ पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट में आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है 8% की FY25 में, और ये रीच कर चुकी है यहाँ पे यूएस डॉलर में 22 से 23 बिलियन डॉलर की। तो 27% दोस्तों जो प्रोडक्शन था वो एक्सपोर्ट किया गया यहाँ पे अलग अलग मार्केट्स में, जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया और एशिया का रीजन हो गया। इसके अंदर आपको मिडिल ईस्ट भी दिखेगा, और जो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी है इसने इंडिया को पोजिशन किया है ऑल्टरनेट यहाँ पे सोर्सिंग हब के रूप में। यहाँ पे इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल OEMs को डाइवर्सिफाई करने के लिए और लोकलाइज करने के लिए सप्लाई चेन को। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री को पुश दे रहा है, वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है, और साथ में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है इनके कारण यहाँ पे रैपिड EV का अडोप्शन हुआ है इंडिया में। ये सपोर्टेड है बाय न्यू मॉडल्स और कंज्यूमर शिफ्ट। इसको बूस्ट मिला है दोस्तों डिमांड से फॉर स्पेशलाइज कंपोनेंट, एग्जाम्पल के रूप में बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स। ये क्रिएट कर रहे हैं हायर वैल्यू एड अपॉर्चुनिटीज विद EV रिलेटेड लोकलाइजेशन लगातार एक्सलेट हो रहा है जो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करें इस ग्रोथ में। यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट की दोस्तों यहाँ PLA स्कीम है यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। यहाँ पे आउटले किया गया था इसके अंदर 25,938 करोड़ का। यहाँ पे एनकरेज कर रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग EVs, जो लीड कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ओवर 25,000 करोड़ और कैपेसिटी एक्सपेंशन। यहाँ पे अगला दोस्तों आपको स्कीम दिख रही है फेम की, PM E-ड्राइव की, और यहाँ पे जो ड्यूटी की एग्जाम्पशन है ये काफ़ी क्रिटिकल है यहाँ पे ऑन क्रिटिकल मिनरल्स और EV के इनपुट के अंदर। ये प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन और लोकलाइजेशन। इसके अलावा अदर सपोर्ट्स इंक्लूड करते हैं यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसीज जो रिप्लेस कर रही हैं ओल्ड व्हीकल्स को। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो एनहांस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और आफ्टर मार्केट ग्रोथ। सिग्निफिकेंट यहाँ पे केपेक्स हुआ है दोस्तों करीबन 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का, और यहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोकस है, R&D के अंदर फोकस है, और साथ में इंडस्ट्री 4.0 जो टेक्नोलॉजीज है इनमें भी फोकस है। इसके अलावा जो इमर्जिंग आफ्टर मार्केट है दोस्तों ये भी मोमेंटम गेन कर रही है, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिकवरी है यहाँ पे पोस्ट कोविड ये सब भी कंट्रीब्यूट करी है यहाँ पे इंडिया की ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के अंदर। और आप सब लोग को दोस्तों ये पता होना चाहिए पूरी ऑटो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग को कम सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है। तो आप लोग को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्योरली यहाँ पे ऑटो कंपनीज होंगी उनके अंदर यहाँ पे हमेशा ज़्यादा सिक्लिकलिटी होगी, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनीज के अंदर स्पेशली जो कंपनीज 2 व्हीलर को सर्व करती हैं उनमें आपको सबसे कम सिक्लिकलिटी दिखेगी। तो ये मैंने आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब हम चलते हैं इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में जानने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको इस इंडस्ट्री के अंदर शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है इस टाइम पे जो प्राइमरली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए असेंबलीज की और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री।
आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का मेन बिजनेस है इस टाइम पे, प्राइमरी फोकस है सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर। ये कंपनी ऑटोमोटिव लॉकिंग सिस्टम्स बनाती है मेनली टू व्हीलर्स के लिए। तो ये बिजनेस दोस्तों कंपनी को एक नीश प्रोवाइड करता है और करंटली यहाँ पे इंडिया के ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर, ऑटोमोटिव लॉकिंग के अंदर स्पेशली कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 3,304 करोड़ की है। इसके अलावा स्टॉक का भी 19.2 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का भी 31 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो है आपको काफी कम दिखेगा, 19.2 का। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखेगा यहाँ पे करीबन 12.8 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की 18.7% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 34.8% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का दिख रहा है। तो डेट भी हमें यहाँ पे अंडर कंट्रोल दिखता है। इसके अलावा दोस्तों एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। तो इस तरह के बिजनेस में आपको ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे कम सिक्लिकलिटी दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पे प्राइकॉल लिमिटेड। आप सब लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी की मार्केट कैप करेंटली 7,904 करोड़ की है। यहाँ पे स्टॉक का पी 41.6 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.2 का दिखेगा। तो करंटली ये कंपनी भी दोस्तों इंडस्ट्री के एवरेज पी से आपको काफी हायर वैल्यूएशंस पे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 22.9 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20.3% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 46.3% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। तो डेट की इस कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी दोस्तों करंटली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे मार्केट शेयर में भी काफी बढ़िया पोजिशनिंग है कंपनी की। इसके अलावा दोस्तों जनवरी में जो नए नियम आने वाले हैं देखिए डिस्क ब्रेक से रिलेटेड, क्योंकि 125 सीसी से दोस्तों डिस्क ब्रेक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट आपको प्राइकॉल जैसी कंपनीज को मिलता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दोनों इंपॉर्टेंट कंपनी मैंने आपको दिखाई, शानदार टेक्नोलॉजीज और उसके अलावा प्राइकॉल लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर मेरी यूट्यूब चैनल पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है सुब्रोस लिमिटेड। तो इससे कंपनी भी एक जॉइंट वेंचर है इस टाइम पे टेंसो कॉर्पोरेशन जो जापान की कंपनी है और सुजुकी के बीच का। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग और थर्मल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी होल्ड करती है 42% का मार्केट शेयर पैसेंजर कार के एसीज के अंदर और 54% का मार्केट शेयर ट्रक्स और ब्लोअर सेगमेंट के अंदर। करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 5,604 करोड़ की। यहाँ पे स्टॉक का पी है 34.9 का। इंडस्ट्री का पी 29.4 का दिखेगा। तो स्लाइटली आपको थोड़ा हायर दिख रहा है इसका पी रेशियो इंडस्ट्री की एवरेज से। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.0 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5 का है। पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 14.6% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 65% की है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों करंटली डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। तो डेट की इस कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की जिसका नाम सुब्रोस लिमिटेड था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है फोर्स मोटर्स। तो फोर्स मोटर्स दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बाकी कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी कंपनी दिखाई इससे पहले वो सब अलग अलग सेगमेंट के अंदर काम करती हैं और ये कंपनी आपको करंटली कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम करती हुई दिखेगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है उसके अंदर भी टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि ये मार्केट सिक्लिकल होती है। तो सिक्लिकलिटी के हिसाब से वहां पे आपको अप टर्न आता हुआ दिख रहा है कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। ये एक फुली इंटीग्रेटेड स्मॉल और लाइट सीवी की कंपनी है। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है और साथ में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स भी बनाती है। तो ये कंपनी दोस्तों एक्सपोर्ट भी करती है काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के अंदर, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इस कंपनी का दोस्तों करंटली 70% का मार्केट शेयर है एलसीवी स्कूल बसेस में और एम्बुलेंसेज के अंदर इंडिया में। करंटली इसकी मार्केट कैप 26,000 करोड़ की है। तो इन सारी कंपनियों में सबसे बड़ा साइज इसका ही है। एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो 32.2 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 34.4 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की 35.6% की है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको 100% की दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ नहीं है, 0 का है। तो यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने कोई भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की अभी वीडियो नहीं बना रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो इस कंपनी के ऊपर पोस्ट करूं। तो ये आज की दोस्तों हमारी 4 इंपॉर्टेंट कंपनी थी और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज और हैं इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो उन सारी कंपनीज का नाम मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं कर रखा है। अगर आपको उन कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को। अब हम चलते हैं आज के हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में। तो आज की दोस्तों हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है फाइनेंस की, जिसके अंदर हम फोकस करने वाले हैं स्पेसिफिक सेगमेंट में जो है गोल्ड फाइनेंस का। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स और एनबीएफसीज काम करते हैं
तो आप लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन की मार्केट इस टाइम पे काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। यहाँ पे अगर आप मार्केट साइज देखें इसका और ग्रोथ रेट देखें तो एज ऑफ मार्च 2025 यहाँ पे आपको 11.8 से 12 लाख करोड़ की दिखेगी ये मार्केट। बाय सितंबर से अक्टूबर 2025 ये मार्केट हो चुकी है 14.5 से 15 लाख करोड़ के आसपास की। यहाँ पे जो आरबीआई का डाटा है दोस्तों अक्टूबर 2025 का, ये बताता है कि लोन अगेंस्ट यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी ये रीच कर चुका है काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट पे 3.38 लाख करोड़ का इन वन सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइज मार्केट है ये एस्टिमेटेड है और भी ज़्यादा हाइयर है, यहाँ पे 14 से 15 लाख करोड़ की। यहाँ पे जो ग्रोथ है दोस्तों 24 से 25 के बीच की, या आपको 50 से 100% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती दिखी है इन सर्टेन पीरियड्स। और यहाँ पे ट्रिपल डिजिट का आपको सर्ज आता हुआ दिखा है जो रिपोर्ट हुआ है यहाँ अर्ली 2025 से ड्यू टू हाई गोल्ड प्राइसेस। अब दोस्तों हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं यहाँ पे। अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे फ्यूचर के यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज मार्केट में देखते हैं। ये एक्सपेक्टेड है रीच कर जाएगी 15 से 18 लाख करोड़ की बाय मार्च 26-27। ये एक्सेलेटेड होगी फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट्स। अगर आप लोग यहाँ पे लॉगन एस्टिमेट देखें तो यहाँ पे फोरकास्ट करता है कि 15 से 20 लाख करोड़ की जा सकती है मार्केट 2030 से 2031 तक। यहाँ पर अगर आप दोस्तों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो वेरी करता है अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऑन एवरेज आपको 11 से 15% का दिखेगा नेक्स्ट 5 से 10 सालों का। अब यहाँ पे दोस्तों कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं स्पेशली गोल्ड लोन की मार्केट में। तो अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहला फैक्टर है सोरिंग गोल्ड प्राइसेस। तो यहाँ पे दोस्तों हायर लोन टू वैल्यू रियलाइजेशन है विदाउट एडिशनल कोलेट्रल। इसके कारण यहाँ पे सोरिंग गोल्ड प्राइसेस के कारण इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड आती है। इसके अलावा रेगुलेटरी यहाँ पे सपोर्ट है। आरबीआई ने यहाँ पे 2025 में गाइडलाइंस दी थी स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करने के लिए एलटीवी को फॉर स्मॉल लोन्स अप टू 85%। और यहाँ पे प्रमोट किया गया ट्रांसपेरेंसी को, तो ये भी इस इंडस्ट्री को पुश दे रहा है। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट गोल्ड लेंडर्स हैं ये आपको ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच का एक्सपेंशन हो रहा है लगातार दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसीज हैं ये प्लान कर रही हैं 3000 नई ब्रांचेस ओवरऑल इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे कुछ खास कंपनीज हैं दोस्तों जो स्पेशली फास्ट स्पीड से अपने गोल्ड लोन की ब्रांचेस को बढ़ा रही हैं। तो आपको खुद रिसर्च करनी है वो कौन सी कंपनीज है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों जो मैं आज के दिन मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर मैं मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें पूरी मार्केट अभी अंडर पेनिट्रेटेड है क्योंकि करंटली इंडियन हाउस होल्ड के अंदर 5 to 6% जो इस टाइम पे गोल्ड है वही मोनेटाइज्ड है फॉर्मली। अगर आप लोग को दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में यानी गोल्ड लैंडिंग इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैंने 3-4 दिनों पहले आपके लिए इस इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आपको इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा उस वीडियो को चेकआउट करने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है IIFL फाइनेंस। यहाँ पे इसकी मार्केट कैप आपको 26,000 करोड़ की दिखेगी। स्टॉक का पी आपको 30.4 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी आपको यहाँ पे 22.4 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के एवरेज के मुकाबले भी इसका पी आपको थोड़ा हायर दिख रहा है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 8.81 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.90 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 13.5% की है और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको नेगेटिव 21.9% की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो डेट टू इक्विटी रेशियो है आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितनी भी लोन देने वाली कंपनी होती है इनमें बोरिंग्स हैवी होती है क्योंकि गोल्ड को कोलेट्रल लेती हैं और उसके अगेंस्ट यहाँ पे लोन देती हैं। तो आपको एनबीएफसीज और बैंक के अंदर बोरिंग्स हैवी दिखेंगी। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे जो टर्न अराउंड आ रहा है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के मार्जिन जो डिक्लाइन हुए थे दिसंबर 2024 में 19% से गिर के 6% के हो गए थे, फिर 14% के 13% के, अब दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं सितंबर 25 में 18% के आसपास दिख रहे हैं आपको। इसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हुई थी देखिए कंपनी की जून 2024 के बाद से सितंबर 24 में नेगेटिव 140 करोड़ की, ये अब धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है नेगेटिव 140 करोड़ से 101 करोड़, 309 करोड़, 356 करोड़ और करंटली सितंबर में 557 करोड़। तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है दोस्तों कि पिछले 3 साल के अगर आप आंकड़े लें तो आपको नेगेटिव दिखेगा क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट किया है इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब करंटली आपको अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है नेगेटिव 93 करोड़ से 82 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 251 करोड़, 274 करोड़ और यहाँ पे 418 करोड़ करंटली। तो हमें यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है जिसके कारण आपको पिछले 3 साल की जो ग्रोथ है उस पर फोकस नहीं करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है मुथूट फाइनेंस। इसकी मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे 1,53,000 करोड़ की है। या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट प्लेयर है गोल्ड फाइनेंसिंग के अंदर इंडिया में। इसका पी रेशियो आपको दिखेगा 20.9 का, इंडस्ट्री का पी दिखेगा 22.4 का और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिखेगा 13.2 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6 का। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 18.4% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 9.91% की।
लेकिन इसमें भी दोस्तों आपको टर्न अराउंड आता हुआ दिखेगा अगर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो हायर दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये कंपनी यहाँ पे लोन देती है तो इनके अंदर आपको बोरिंग्स हैवी दिखेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों सीएसबी बैंक। इस कंपनी का मैंने आपके साथ पहले कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये दोस्तों बाकी की दो कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है। ये एनबीएफसी नहीं है, ये बैंक है, लेकिन ये बैंक भी यहाँ पे करंटली गोल्ड लोन देता है। इसके पोर्टफोलियो का करीबन 49% हिस्सा इस टाइम पे गोल्ड लोन्स का है। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप 7,825 करोड़ की है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी आप कह सकते हैं। स्टॉक का पी 12.6 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 14.9 का है। तो इंडस्ट्री की एवरेज से आपको यहाँ पे इसका पी थोड़ा कम दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 7.11 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 9.04% की है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो आपका हायर दिखेगा क्योंकि बैंक है। बैंक जो होते हैं पैसा लेंड करते हैं तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो हायर दिखता है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपनियां दोस्तों यहाँ पे जो गोल्ड फाइनेंसिंग के अंदर काम करती है। और जैसा मैंने आपको बताया एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर मैं एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले 2-3 दिनों में। तो वो वीडियो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरी मेंबर्स ओनली टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट यानी 5th सेगमेंट के अंदर। तो आज की हमारी 5th इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। दोस्तों इस इंडस्ट्री के ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री के बारे में बताया था, उस इंडस्ट्री के अंदर भी ओवरलैप होता है डिफेंस का। सिमिलरली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर भी डिफेंस सेगमेंट का ओवरलैप होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैंने आज के इंपॉर्टेंट एनालिसिस में इस चीज़ के ऊपर स्पेशली फोकस कर रखा है। करंटली दोस्तों अगर आप देखें इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है इसने एक्सपीरियंस किया है रोबस्ट ग्रोथ को। यहाँ पे ये ड्रिवन है बाय इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स और इंक्रीज हो रहा है जो डोमेस्टिक डिमांड के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है जो दोस्तों ये ग्रो करके हो चुका है 6 टाइम्स ओवर पास्ट डेकेड। ये आपको दिखा था FY14 से 15 के बीच में 1.9 लाख करोड़ का यानी 29 से करीबन $31 बिलियन के आसपास का, जो अब ग्रो करके हो चुका है 11.3 लाख करोड़ का यानी करीबन यहाँ पे 135 से 150 बिलियन डॉलर के आसपास का। तो काफी ह्यूज ग्रोथ है दोस्तों, $29 बिलियन से यहाँ पे $140 बिलियन के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें ये रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR अराउंड 17 to 20% इंडिया की किसी भी मेजर इंडस्ट्री के मुकाबले पिछले 10 सालों में। इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो मोबाइल फोन्स हैं ये डोमिनेट करते हैं इस सेक्टर को। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्शन राइज कर रहा है लगातार 18,000 करोड़ से, जो FY14 से 15 में था ये इंक्रीज होकर हो चुका है 5.4 लाख करोड़ का FY25 के आसपास, जो आपको दोस्तों पिछले 10 सालों में 28 टाइम्स इंक्रीज होता दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं मोबाइल प्रोडक्शन इस टाइप पे अकाउंट करता है सिग्निफिकेंट यहाँ पे पोर्शन ओवरऑल इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का। अब मैं आपको कुछ और बेसिक डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों जो एक्सपोर्ट हैं ये सर्च किए हैं और ये इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 38,000 करोड़ FY14 से 15 के बीच में, अब यहाँ पे 3.7 लाख करोड़ FY24 से 25 के बीच में। इनमें भी आपको 8 फोल्ड इंक्रीज होता हुआ दिखा है, जो इस टाइम पे बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरीज के अंदर। इसके अलावा सेक्टर क्रिएट कर रहा है दोस्तों ओवर 2.5 मिलियन जॉब्स इन लास्ट डेकेड। यहाँ पे इसके अलावा इसने अट्रैक्ट किया है सब्सटेंशियल FDI और इन्वेस्टमेंट अंडर PLI स्कीम। यहाँ पे प्रोजेक्शन इंडिकेट करते हैं दोस्तों ये कंटिन्यूसली इस सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ आती दिखेगी। और करंटली यहाँ पे टारगेट अगर आप देखें इसके तो US बिलियन डॉलर में आपको इस इंडस्ट्री के अंदर 300 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रोडक्शन होता हुआ दिख सकता है बाय 2030। ये एम्प्लाई कर रहा है कि यहाँ पे करीबन आपको 20 से 30% के आसपास की CAGR से इस इंडस्ट्री में आने वाले 5 सालों में ग्रोथ आती दिख सकती है। तो यहाँ पे भी क्लियरली दिखता है दोस्तों जिस हिसाब से इंडस्ट्री पास्ट में ग्रो किया है उससे भी काफ़ी फास्ट स्पीड से फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि ये भी दोस्तों इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर आपको सबसेट दिखेगा इंपॉर्टेंट ब्रॉडर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। इसका फोकस है यहाँ पे सिस्टम्स लाइक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और एवियोनिक्स के अंदर। ये बेनिफिट करता है दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम इंडिजिनाइजेशन पुश, जो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के कारण गवर्नमेंट ने दिया है और यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का। स्पेसिफिक दोस्तों इंडिया के केस में देखिए जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इसकी वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे 2024 में US बिलियन डॉलर में 6.85 बिलियन डॉलर की, और ये रीच कर चुकी है दोस्तों FY25 के लास्ट तक करीबन 7.46 बिलियन डॉलर के आसपास की। यहाँ पे अगर आप देखें US बिलियन डॉलर में तो ये आपको होती दिख सकती है 2032 तक 11.35 बिलियन डॉलर की। तो करंटली दोस्तों 7 बिलियन डॉलर के आसपास से अगर ये 11 बिलियन डॉलर की हुई 2032 तक, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी फास्ट ग्रोथ होगी। ये रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे 6.2% की ग्रोथ इसमें
2025 से लेकर 2032 के पीरियड में। यहाँ पे जो ब्रॉडर डिफेंस का प्रोडक्शन है दोस्तों, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रीच कर चुका है 1.2 लाख करोड़ इन FY 23-24। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 20% की एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा आपको 24 से 29 के बीच में। ये पीरियड दोस्तों ओवरऑल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके अंदर अगर आप देखें की प्लेयर्स आपको दिखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो डोमिनेट करते हैं मार्केट में। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है इंडिया में, डाटा पैटर्न और पारस डिफेंस जैसे। यहाँ पे जो इंडिजिनाइजेशन है दोस्तों, ये स्टैंड करता है 65% फॉर डिफेंस इक्विपमेंट ओवरऑल, विद इलेक्ट्रॉनिक सीइंग एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। तो वैसे तो दोस्तों मैंने आपको ब्रॉडर ओवरव्यू दिखाया है, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारा फोकस उन्हीं इंडस्ट्रीज के ऊपर है तो मुझे लगता है कि FY 26 में बेटर परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो इसलिए हमारा फोकस स्पेसिफिकली डिफेंस के ऊपर नहीं होगा, हमारा फोकस होगा ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपनी के नाम मेंशन किए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक SME कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 1685 करोड़ की है। यहाँ पे स्टॉक का P 48.5 का दिखेगा, इंडस्ट्री का P 32.9 का। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस टाइम पे जो ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको इस कंपनी के वैल्यूएशन सबसे कम दिखेंगे। इसके अलावा इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8 का है। कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। तो एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों यहाँ पे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और इसके अलावा प्रोवाइड करता है इससे रिलेटेड डिजाइनिंग की सर्विसेज PCBs की। कंपनी का दोस्तों स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ESDM कह सकते हैं इसे आप। इसका फोकस है हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज के हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये लीडिंग एंड टू एंड और IoT सोल्यूशन एनेबलर है इस टाइम पे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर। ये कंपनी इस टाइम पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, जो कॉन्सेप्ट से लेकर डिजाइनिंग का और प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम करती है। इसकी मार्केट कैप आपको यहाँ दिखेगी 27,000 करोड़ की। तो यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक का P 71.3 का दिखेगा, इंडस्ट्री का P आपको उसके जैसा 32.9 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद देख सकते हैं ओवरऑल जो इंडस्ट्री है ये आपको इसकी हर कंपनी हायर वैल्यूएशंस पे दिखेगी ट्रेड करती हुई। तभी मैंने आपसे कहा एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपको बाकी कंपनीज के मुकाबले ओवरऑल इंडस्ट्री की लोअर वैल्यूएशंस पे दिखती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 14.3 का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 का। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 56.8% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 90% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, तो डेट की इस कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आज की हमारी दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के अंदर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको यहाँ पे शर्मा SGS टेक्नोलॉजी। ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसका फोकस है इंजीनियरिंग के अंदर और डिजाइनिंग के अंदर। ये एंगेज है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर, यानी EMS सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है, तो एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का P आपको 61 का दिखेगा। तो आप कह सकते हैं उन दोनों कंपनी के बीच में दिखता है इसका P रेशियो। इंडस्ट्री का P आपको एवरेज वही दिखेगा 32.9 का। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 44% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है। इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, तो डेट की यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में देखें तो कौन कौन सी कंपनियां दिखेंगी, तो इसके अंदर आपको दोस्तों ECIL दिखेगा, पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दिखेगी, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी दिखेगी, अपोलो माइक्रो सिस्टम दिखेगा, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स दिखेगा। तो इसी तरह की डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पे काम करती हुई दिख रही हैं। और जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, हमारा फोकस आज के दिन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर नहीं है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस वैसे भी नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों हमने कवर किए यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को, तो मुझे लगता है एज ए इंडस्ट्री FY 26 में परफॉर्म अच्छा कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कुछ इंडस्ट्रीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जैसे मेटल की इंडस्ट्री हो गई, मिनरल और माइनिंग की इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज थोड़ी सिक्लिकल होती हैं। उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए अप ट्रेंड दिख रहा है। वो इंडस्ट्रीज टाइम पे अप साइकिल में है, लेकिन सिक्लिकलिटी होने के कारण उन इंडस्ट्रीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया इस एनालिसिस में। तो आप कह सकते हैं ब्रॉडर रूप से करंटली इंडिया में जो टेल विंड्स हैं, जो प्रेजेंट है या जो आ सकती हैं FY 26 में, वो इन्हीं कुछ खास इंडस्ट्रीज में आती हुई दिखेंगी आपको। जैसे ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हो गई, PEB इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई, या फाइनेंस की इंडस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इस एनालिसिस के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को उन कंपनीज के बारे में मेंशन करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि न्यू ईयर पे मैं आपको ऐसी कंपनीज बता रहा हूँ जो आप FY 26 में स्टडी कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती है दोस्तों। ये कंपनी इस टाइम पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। इसकी मार्केट कैप यहाँ पे 13,000 करोड़ की है,
इसका स्टॉक पी आपको 37.9 का दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो 22.8 का है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है। यहाँ पे इस कंपनी में भी कोई डेट नहीं है। तो दोस्तों डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी है। जो यहाँ पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसकी भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट मेजर प्लेयर्स, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट मेंशन है जो इस एनालिसिस के अंदर नहीं थी कंपनी। इसका नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग कंपनी। ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग की कंपनी है। यहाँ पे कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है और कमीशनिंग करती है कस्टमाइज इक्विपमेंट्स की, जो स्पेशली यूज होते हैं सिस्टम फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन इन सेवरल इंडस्ट्रीज। तो ब्रॉडर इंडस्ट्री को सर्व करती है भी। इसकी मार्केट कैप यहाँ पे आपको 2967 करोड़ की दिखेगी। स्टॉक का पी आपको 35.4 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी 32 का है। तो इसका भी एवरेज पी आपको इंडस्ट्री के आसपास दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2 का है। इसमें भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है। अब मैं आपको चेक करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। ये साथ में पोल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। तो आपको इस कंपनी को भी स्टडी करना चाहिए क्योंकि करंटली इसकी मार्केट कैप यहाँ पे छोटी है, 7517 करोड़ की है। स्टॉक का पी 18.1 का है। इंडस्ट्री का पी 43 का है। इंडस्ट्री के मुकाबले ये भी आपको इसका पी काफी नीचे दिखेगा। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 32.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 71.4% की है। यहाँ पे इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.39 का है। डेट की इस कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 15,000 करोड़ से ऊपर की है। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है यहाँ पे विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो सारी मैं आपको सिंगल कंपनीज बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया अपनी वीडियो में। मैंने आपके लिए 5 इंडस्ट्रीज चुनी। करंटली इस कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 2219 करोड़ की। स्टॉक का पी आपको 36.9 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी 30.8 का है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 104% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों करंटली काफी ह्यूज कैपेक्स करी है और इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो वो वीडियो भी आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले भी जितनी इंपॉर्टेंट कंपनी थी, चाहे ट्रांसलेट लाइटिंग हो गई, किलबर्न हो गई, ग्रेविटा हो गई, उन सब के ऊपर भी आपको डिटेल एनालिसिस की वीडियो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे अनंतराज, जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती दिख सकती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। इस इंडस्ट्री की जो पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसकी मार्केट कैप यहाँ पे आपको 19,900 करोड़ की दिखेगी। यहाँ पे स्टॉक का पी 40.4 का है। इंडस्ट्री का पी 34.2 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें 64% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 98% की है। तो ये कंपनी दोस्तों मेनली इस टाइम पे एक रियल्टी कंपनी है। आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करती है, IT पार्क्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन जिस हिसाब से डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस में कंपनी एंटर करी है, करंटली पिछले 1 साल के अंदर कंपनी का 2 से 3% का जो बिजनेस था डाटा सेंटर का, वो इस साल इंक्रीज होकर 10 to 12% का हो चुका है। और कंपनी का एम है दोस्तों 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पे डाटा सेंटर के बिजनेस को 40% से ऊपर कर ले जाना। और यहाँ पे FY32 तक कंपनी अपने डाटा सेंटर के बिजनेस को अपने ओवरऑल बिजनेस का मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करने वाला हिस्सा बना देने वाली है। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी भी दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को सर्व करती है। आप कह सकते हैं एक प्रॉक्सी है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के लिए। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी को अभी दोस्तों 2 दिनों पहले ही एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है 200 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1300 करोड़ की है। ये भी एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का भी 16.6 का है। इंडस्ट्री का भी 31.4 का है। तो ये भी दोस्तों वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री के एवरेज पी से लगभग आधे पी पे दिख रही है आपको। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.3 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 24.7% की है। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 63.7% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी अंडर कंट्रोल है 0.64 का। तो डेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको। तो दोस्तों 6 कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो आपको स्टडी करनी चाहिए और इनके ऊपर भी मैंने आप लोग के लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। लेकिन जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया था, आज का हमारा जो ब्रॉडर एनालिसिस था 5 इंडस्ट्रीज का, उनके अंदर मैंने ये कंपनीज इंक्लूड नहीं की थी। और यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं दोस्तों जिनके नाम मैंने मेंशन नहीं किया है, जो इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। वो कंपनीज के बारे में क्योंकि मैंने स्पेशल वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं डिटेल एनालिसिस की, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो अगर आप उन कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं
तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं आज के एनालिसिस के हमारे लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे जो इन सारी कंपनीज में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली चेकआउट कराऊंगा दोस्तों इन सारी कंपनी में मैनेजमेंट की गाइडेंस को। तो सबसे पहली कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिसमें यहाँ पे मैनेजमेंट ने FY26 में 25 to 30% की रेवेन्यू की ग्रोथ की गाइडेंस दी है। मजगांव डॉक में आपको 8 to 10% की रेवेन्यू की ग्रोथ की गाइडेंस दिखेगी FY26 में, और मैनेजमेंट का कहना है कि डबल होती हुई दिखेगी 3 से 4 सालों में आने वाले। इसके अलावा इंटराज बिल्डिंग सोल्यूशंस के अंदर कंपनी ने कह रखा है 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ FY26 में। इसके अलावा ईपैक प्रीफैब ने कह रखा है 30 to 35% के CAGR से ग्रोथ FY25 से 27 के बीच में। तो आप कह सकते हैं PB सेगमेंट के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग करती हुई कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेनार इंडस्ट्री दिखेगी। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे कोई क्लियर रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इनका कहना है कि डबल डिजिट में आपको ग्रोथ दिखेगी रेवेन्यू की FY26 में। इसके बाद शानदार टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पे कह रखा है एटलीस्ट 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगी FY26 में। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको पहली कंपनी दिखेगी प्राइकॉल लिमिटेड। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कह रखा है 11 to 15% के आसपास की एनुअल ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसके बाद IIFL फाइनेंस लिमिटेड ने कह रखा है 15 to 20% की लोन ग्रोथ मीडियम टर्म में। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट ने कह रखा है 30 to 35% की गोल्ड लोन में ग्रोथ फॉर FY26। यहाँ पे एमटन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजमेंट ने कह रखा है कि टारगेट कर रहे हैं सस्टेन्ड 40 to 50% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। यहाँ पे उसके अलावा शेरमा ने कह रखा है 32% की रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY26। यहाँ पे किलबेन इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट ने कह रखा है 50% की टॉप लाइन ग्रोथ FY26, और उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 सालों में 25% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और लास्टली यहाँ पे ट्रांसलेट लाइटिंग का जो मैनेजमेंट है इन्होंने मेंशन कर रखा है FY26 में 23 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ। तो लास्टली दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो हमने आज की वीडियो में मेंशन की, इनके मैनेजमेंट ने क्या ग्रोथ की गाइडेंस दे रखी है ये क्विकली चेकआउट कराया, और इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। दोबारा से दोस्तों मैं आपको नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनीज के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।